Hi everybody, welcome to SuccessCDs. We are continuing with your SST series and today I'm going to deal with important questions and answers from your chapter Lifelines of National Economy, which is a part of your geography syllabus. This is the last chapter that we have in the syllabus. अभी तक हमने सारे chapters के chapter explanation कर लिए हैं और उनके सारे chapter wise important questions भी कर लिए हैं. This is going to be the last chapter that we deal with in your geography series. Let's see, there are very few questions that are there in this chapter and I hope through the course of this lesson you will be able to understand what are the important segments that we have. We will directly begin with question 1 for the day, whereby it is list any 3 merits of roadways. और अभी तक आप अगर हमारे क्लासेस के रिचुअल को फॉलो कर रहे होगे, you will understand that in chapter wise series I tell you about the important topics. But इस chapter से मैंने इसलिए नहीं बताए हैं because everything here happens to be important as it's dealing with transportation. तो मैं इसमें से आपको ये नहीं बता सकती दैट रेल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रोड्स और एयर ट्रैवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रेलवेज. यू विल हैव टू रीड इट ऑल इन ऑल. इसके अलावा कई सारे पोर्ट्स मेंशन्ड है. ये आपका एक प्रॉबेबल एरिया बनता है फॉर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बिकॉज ये आपको मल्टीपल चॉइस के थ्रू भी पूछे जा सकते हैं and they can also ask you about any particular important port. So you must be knowing all the major important ports of India. Coming back to the question, list any 3 merits of roadways. Merits means advantages. You guys are very well aware because now you are in class 10th. तो अब रोडवेज के क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर हम लोग नहीं भी पढ़ के जाएं, दिस इज़ अ बोनस मार्कर क्वेश्चन बिकॉज एवरीबडी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दिस. तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लोअर होती है देन दैट ऑफ रेलवेज, क्योंकि रेलवेज आर मोर डिफ़िकल्ट और रेलवेज में जो टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है because you have to build coaches etc. But for constructing roads all you need is a few materials. You don't need anything beyond that. So construction cost थोड़ा सा कम रहता है. Also इसके यूज़ में इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज वाई, जब कम लोगों को ट्रैवल करना है तो यू कैन यूज़ इट. ऑल्सो जब आपको थोड़े से गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर, यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट. लार्जर नंबर ऑफ गुड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेलवेज़ का यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पे हमारे पास फ्रेट ट्रेन्स भी होती हैं विच आर नॉट पैसेंजर ट्रेन्स बट दिस आर फॉर गुड्स अनलोडिंग एंड लोडिंग. लेकिन रोड से आपका क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाती है बिकॉज यू कैन ट्रांसपोर्ट लेस नंबर ऑफ पीपल एंड यू कैन ऑल्सो मूव स्मॉल नंबर ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. जहाँ से आपकी ट्रेन लाइंस नहीं रन करती है, रोड्स वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं. एंड द थर्ड बेनिफिट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइसेक्टेड और अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी होती है, मतलब अनइवन लैंड, जो अनइवन लैंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी रोडवेज बिल्ड करना इज़ मोर ईजी कंपेयर टू रेलवेज, क्योंकि रेलवे लाइंस लेआउट करने के लिए आपको थोड़ी सी लैंड एरिया अच्छी चाहिए होगी. यू विल रिक्वायर अ मोर सिंक्रोनाइज टोपोग्राफी. बट हियर इवन इफ़ यू हैव एन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, रोड्स विल बी एबल टू बी कंस्ट्रक्टेड. एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया है सो दैट यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन राइट एनी ऑफ द 3. दे प्रोवाइड डोर टू डोर कन्वीनियंस. अब अगर हम लोग रेलवेज लेते हैं, एयरवेज लेते हैं, वी हैव टू रीच समवेयर, राइट? दे डोंट अराइवल टू डेस्टिनेशन पॉइंट इज़ नॉट डोर टू डोर. बट अगर रोड है तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट लोकेशन डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो डायरेक्टली, which is not available in other modes of transport. So ये कुछ हमारी benefits हैं रोडवेज के. You will also learn about the national highways of India. Please pay attention and please see some of the important national highways of India कि ये कहाँ से कहाँ रन करती है और कितने national highways हैं. Alright, now we will move to question 2. Why are the means of transportation and communication called the lifelines of a nation and its economy? तो जो चैप्टर का नाम है इट इज़ लाइफलाइंस ऑफ अ नेशन. और लाइफलाइन से हम लोग किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को और कम्युनिकेशन को. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को हम लोग एक नेशन की लाइफलाइन और एक इकोनॉमी की लाइफलाइन क्यों कहते हैं? सो डेफिनेटली वेरी वेरी इजी, बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हो तो आप अपने प्रोडक्शन का भी ख्याल नहीं रख सकते. यू विल नॉट बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन दैट यू आर डूइंग. एंड ऑल्सो पीपल आर स्कैटर्ड ऑल ओवर.
If you're not able to have good transport and communication, then definitely you will not be able to provide services beyond a certain frontier. So it helps to make the world a smaller place when you have good transportation and communication, and thus it helps in improving your opportunities. अगर transportation communication अच्छा नहीं होता, consumers would have less choices, right? इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटी के गुड्स भी अवेलेबल नहीं होती. अब जो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, ये हमारे साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती हैं विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेवलपमेंट. सो ये सारी चीज़ें हॉल्ट हो जाती अगर हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं होती. दैट इज़ वाई वी कॉल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एज बीइंग द लाइफ लाइन्स ऑफ अ नेशन, बिकॉज दे आर प्री रेक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री को अगर डेवलपमेंट लैडर में जल्दी से क्लाइम करना है तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. आज इंडिया डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज बहुत ह्यूज है, डाइवर्स पॉपुलेशन है. वी हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट्स, different language, that is linguistic groups, and socio-cultural, that is some people are Brahmins, some people are following some other thing. So we have a lot of plurality, but even then we believe in the concept of unity in diversity. This is only possible because we have ensured the above services, and these have helped to link India with the rest of the world. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, cinema, television, and internet, etc. So these are part of your ICT, communication. इससे क्या हुआ है, पीपल हैव गॉट टू नो मोर अबाउट ईच अदर, पीपल हैव बिकम मोर अवेयर. इसी वजह से इनकी सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो पाई है. Had there been less of transport, had there been less of communication advancement, तो हम लोग ये सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे. So along with having trade, these are certain services that add to the quality of our life, and they help to enjoy the comforts of life that is provided or that we try to build for ourselves. So basically this is why we call them as lifelines of national economy. Now we will come to question 3. What is international trade? So name से ही आपको पता चल रहा है, but how are you supposed to answer it? Write a note on the changing nature of international trade in the last 15 years. So देखिए, जो trade आपका beyond the country's borders हो, beyond any country's own borders, that is known as international. So please use these words. Any trade that happens beyond one country's own borders is known as international trade. It involves trade between one or more countries. International trade has undergone a vast change in the last 15 years. Exchange of goods and commodities have been superseded by the exchange of information and knowledge. पहले सिर्फ goods and commodities exchange होती थी, but धीरे धीरे we are seeing that information and knowledge has taken over. For example, India has its own Silicon Valley, which is basically something that we have acquired from the USA happening. So Silicon Valley is that area in USA which is famous for its IT. But now Bangalore being an IT hub for India, Bengaluru, that has taken over as the same tagline, which is Silicon Valley of India. So all of this has come with the advancement and exchange of information and knowledge. And trade between countries is international trade. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एक सॉफ्टवेयर जायंट की तरह इमर्ज किया है. इसी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फॉरेक्स मिलती है, बिकॉज मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर सेटिंग अप देयर बेसेस इन इंडिया. सो इस तरीके से इंडिया की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाती है. इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज एंड ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स कि वहाँ पे ड्यूटीज़ कैसी लिवी हो रही है, वहाँ पे टैरिफ्स कैसे हैं ट्रांसपोर्ट पे. अगर आपकी टैक्सेशन कम रहेगी तो डेफिनेटली अदर कंट्रीज़ विल बी मोर मोटिवेटेड इन सेटिंग अप बिजनेस इन इंडिया. अगर रेड टेपिज्म कम रहेगी, अगर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम रहेंगे, तो इस वजह से बहुत ईजी बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा, एंड दैट्स हाउ इंटरनेशनल ट्रेड विल एक्चुअली ग्रो इन योर नेशन. इन द लास्ट 15 ईयर्स बहुत सारे ट्रेड ब्लॉक्स डेवलप हुए हैं, एंड इनकी डेवलपमेंट से जो इंटरनेशनल ट्रेड पहले कंडक्ट हुआ करता था और अब जो कंडक्ट होता है उसमें बहुत ही वास्ट डिफरेंस है. सो दैट्स अबाउट द प्रीवियस आंसर.
नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स. सो एक बॉर्डर रोड्स के नाम से भी रोड्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर समथिंग नोन एज national highways, then you also have state roads, then you also have district roads. अब इसमें भी आपको कुछ roads होते हैं all weather roads. So you have different kind of roads based on their characteristics. Similarly एक road है border roads. अब border roads क्या होते हैं? They are basically built along the border areas of a nation. For example कोई जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया, कोई अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, which share borders with other countries. So in this way the border roads are those roads that are built along the frontiers of a country and they are mainly used for defense purposes. इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इनकी इम्पोर्टेंस टू द पीपल उतनी नहीं होती जितनी इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से इम्पोर्टेंस होती है. ये बेसिकली कंट्री की सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डेवलप किए जाते हैं सो दैट इट इज़ ईजी टू मूव योर आर्मी एंड ट्रूप्स व्हेन रिक्वायर्ड. These roads have improved accessibility and इनको definitely difficult terrain, hilly areas, ये सारी जगह में ज़्यादा बनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज़, क्योंकि these are difficult areas. और यहाँ पे जब आर्मी को पहुँचना पड़े and if they lack access to roads, it can cost us our safety and security and it can have external threats. So that is why border roads are very very vital and of strategic importance to a nation. These roads are constructed and maintained by one organization which is known as Border Roads Organization, and this organization was established in 1960. BRO deals with defense of the country. It is one very important organization that you need to look out for when we talk about defense services. Now we come to question 5. Why is air travel more popular in the northeast states of India? तो अगर आप मैप देखोगे इस तरफ तो you have 7 northeastern states in this side and then you also have Sikkim. So northeast states basically almost the rest of the India से थोड़ा सा secluded है. So these areas have mostly been ignored. And यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही इल है, बहुत ही इल डेवलप्ड है. इट्स नॉट वेल डेवलप्ड. And also given the kind of hilly and undulating topography that they have, तो यहाँ पे और तरीके के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सेटल करना. दैट इज़ वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव एयर ट्रैवल एक्सेसिबिलिटी इन दिस एरियाज. सो सी, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी बिग रिवर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ब्रह्मपुत्र, okay, you have many other rivers which you need to look out for, and this actually blocks the laying down of other transport, because अगर कोई भी river body transact कर देती है या dissect कर देती है, it is very difficult to lay down something on the land. It is marked with dissected relief क्योंकि ये बहुत ही straight नहीं है and इसीलिए ये एरिया थोड़ा सा inaccessible रहता है. inaccessible मतलब लोग easily इस एरिया को access नहीं कर सकते या फिर जो चीज़ आपके लिए available नहीं हो. So that is why we look for air transport, क्योंकि यहाँ पे roads और land से कुछ लेना देना नहीं है. नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप ये भी देखोगे कि ग्रीनरी बहुत है. सो बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट्स है, बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है. यहाँ की जो लाइफ है अभी भी थोड़ी सी कल्चरल बेस्ड लाइफ है. सो इसीलिए यहाँ पे लैंड मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बिकॉज डेंस फॉरेस्ट आर सीन अराउंड. ऑल्सो इन दिस एरिया यू विल सी दैट लॉट ऑफ फ्लड्स दे अफेक्ट. तो अगर एयर ट्रैवल है तो ये अनअफेक्टेड रहेगा बाय द अकरेंस ऑफ फ्लड्स, एंड दैट इज़ वाई पीपल विल बी एबल टू ट्रैवल इवन ड्यूरिंग डिजास्टर्स, राइट. बट अगर हम लोग और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पे ये सारे इश्यूज हो सकते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग इंटरनेशनल फ्रंटियर बिकॉज इट शेयर्स बाउंड्रीज विद कंट्रीज लाइक चाइना एट्सेट्रा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो एक्चुअली बॉर्डर एरिया है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पे हम लोग के पास कोई क्विक ट्रांसपोर्ट हो, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है वी आर ईजिली एबल टू ब्रिंग आवर सिक्योरिटी गार्ड्स इन टू पोजिशन एंड वी आर ऑल्सो एबल टू मूव द मैन पावर बिटवीन डिफरेंट पोजिशंस. Now we come to question 6. Efficient means of transport are prerequisites for the fast development. अब ये similar answer है in comparison to what we did before. It is asked in 2016 and it says that you have to express your views in favor of this statement. सो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रेक्विजिट्स, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरी होती है. फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री कितना भी अच्छा प्रोडक्शन क्यों ना कर ले, बट अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर सरप्लस,
आपको लोकल मार्केट में ही लिमिटेड रहना होगा एंड दैट डिमांड ऑफ द लोकल मार्केट में नॉट बी सफिशिएंट। सो आपकी इकोनॉमिक कलेक्टिंग पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी हैं तो आपका मार्केट और ज़्यादा वाइड हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू फुलफिल द डिमांड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस ऑल्सो. Also, it allows distant and remote areas to be linked with urban and developed regions. अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं हो तो जो हमारे विलेजेस और रूरल एरियाज़ हैं वो बिल्कुल सेक्लूडेड रह जाएंगे एंड नो पर्सन विल बी एबल टू कम टू दी अर्बन एरियाज़. बट अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, बिकॉज ऑल द रीजन्स दे गेट सम काइंड ऑफ लिंक. So that helps in development because it provides more employment opportunities, it provides people better health care, people can come to the urban areas for their education, so a lot of opportunities they open up. The development and improvement of transport have made delivery of goods faster across long distances and have reduced cost. Immediate relief during war, natural calamity, famine और फ्लड कैन बी ईजिली असेस्ड थ्रू एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो कभी भी अगर नेचुरल डिज़ास्टर स्ट्राइक कर जाए या फिर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आ जाए, वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, कोई भी हंगर स्टारवेशन डेथ्स होने लग जाए, सो इफ़ यू हैव गुड ट्रांसपोर्ट यू विल बी एबल टू शिप पीपल एंड मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी वेरी क्विकली. बट अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो आप अपने नेचुरल डिज़ास्टर्स और कोई भी परेशानियों का ख्याल नहीं रख सकते. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन 7. वाई वॉज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप्ड? तो जैसा मैंने आपको बताया यू हैव टू रीड अबाउट ऑल द पोर्ट्स. सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये एक सब्सिडियरी पोर्ट था. इट वॉज डेवलप्ड टू डीकंजेस्ट द पोर्ट ऑफ मुंबई एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन. सो एक पोर्ट है मुंबई पोर्ट. जब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नहीं था तो मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अनलोडिंग लोडिंग एट्सेट्रा यूज टू हैपन हियर. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन था. कंजेशन मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल इन वन गिवन एरिया. सो यहाँ पे पीपल नहीं बट अ लॉट ऑफ गुड्स बीइंग लोडेड अनलोडेड इन वन गिवन एरिया. बहुत ज़्यादा प्रेशर. लेकिन JNP जब बन गई तो इट एक्टेड एज अ port that could help decongest whatever was happening at the Mumbai port. So this is why it was developed to help the Mumbai port and share some of its load. Now we come to question 8. Explain 3 reasons for dense railway network in the North Indian plains. तो जब हम लोग रोड्स की बात करते हैं तो रेलवे लाइंस भी इंडिया की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेलवेज, नॉर्दर्न प्लेन्स वाली जो रीजन है यहाँ पे आप देखोगे कि वेल डेवलप्ड रेलवे लाइंस है. You know, this is the best part in comparison to other parts of the nation. So they have a vast network. Why? बिकॉज यहाँ पे जो लैंड है वो बेसिकली बहुत ही सूटेबल है टोपोग्राफी वाइज, और यहाँ पे रेलवे लाइंस लेना बहुत ही ईजी है ले करना. एंड दैट इज़ वाई वी हैड रेड कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत स्मूथ है, क्योंकि यहाँ वाटर बॉडीज़ भी अच्छी हैं और यहाँ का जो लैंड type है that is very very suitable for the growth of crops. So similarly the land is suitable for laying down railway lines also यहाँ पे आप देखोगे कि सिंस एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आपको इसी एरिया में सेटल की हुई मिलेगी. सो नाउ बिकॉज मोर पीपल आर देयर दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ गिवन स्क्वायर एरिया, दैट इज़ वेरी हाई. तो क्या होता है कि लोगों की डिमांड बढ़ती है रेलवे के लिए. इसी वजह से ये थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि मैनी पीपल विल बी रिक्वायरिंग एक्सेस टू रेलवेज इन दिस एरिया. Then we come to rich agricultural resources in the plain require network of railways to sustain economy. So this is also one another reason for having dense network of railway lines. Now we come to question 9. What is the major objective to develop super highways? This was asked in 2015. You have to first understand कि ये जो super highways है ये कहाँ से कहाँ build कर रहा है. So it is happening to connect between 4 mega cities which are Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, with development of fast and uninterrupted traffic along 6 lanes between these cities. तो ये बहुत ही modern form of transport है जहाँ पे आप मेगा सिटीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ है फॉर इंडिया,
मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी बाय द डेवलपमेंट ऑफ दिस रोड्स, पीपल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी, बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। तो ये लोग चाहते हैं कि इस रोड को इतना हाई एंड रोड बनाए कि यहाँ पे इतनी सिस्टम हो कि यू विल नेवर फाइंड एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक एंड यू विल बी एबल टू रीच बिटवीन ऑल दिस 4 places in a very easy and fast paced manner. So that is why there is this talk of developing super highways. Now we will come to question 10. Where and why is rail transport the most convenient means of transportation? तो पहली बात तो जब आपको ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करना है तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है, ज़्यादा गुड्स एंड पैसेंजर्स को मूव करना है फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंसेस तो इट इज़ इकोनॉमिकल बिकॉज रोड्स विल देन बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सेस एंड ऑल्सो टाइम टेकिंग, बट ट्रेन आपकी कम टाइम लेगी एंड इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. Flat terrain, dense population, rich agricultural resources, and great industrial activity. They have favored the development of railways in the northern regions. Northern plains इसलिए इनके पास densest railway network है. Railways have accelerated development of industry and agriculture by providing quick availability of raw materials. जब हम लोग फैक्टर्स ऑफ लोकेशन देख रहे थे इंडस्ट्रीज़ के लिए तो हम लोग देखते थे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि रॉ मटेरियल के एरिया से दूर लोकेटेड होती है बिकॉज वहाँ पे उनको पावर सप्लाई, मैन पावर एंड अदर काइंड ऑफ सिटी वाइज डेवलपमेंट मिल रही होंगी. सो यहाँ पे ट्रेन्स दे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग और ट्रांसपोर्टिंग दिस एट अ फास्ट पेस्ड मैनर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको कई सारी रिवर्स देखने को मिलेगी, होल ऑफ गंगा एट्सेट्रा. देर आर सो मेनी ट्रिब्यूटरीज. सो ऑल ऑफ दिस रिवर्स दे क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू दिस रेलवे लाइन्स, बट डिस्पाइट ऑल इट्स प्रॉब्लम्स इट हैज़ emerged एज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर से. बाकी अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट दैट. दैट विल गिव यू अ लॉट मोर आइडिया. Now we will also do 2 kinds of MCQs from here so that you have an idea कि किस टाइप के questions पूछे जा सकते हैं. So the first question is which 2 of the following extreme locations are connected by the east-west corridor? Is it Mumbai Nagpur? Is it Mumbai Kolkata? Is it Silchar and Porbandar? Or is it Nagpur and Siliguri? So it is Silchar and Porbandar. Okay. So it is east-west corridor. Definitely not, definitely not. You already know the location. Definitely not near to Mumbai and this is again West Bengal. So no, this also no. These are the only 2 places that fit in your east-west corridor and hence it is the correct answer. Question 2. Which one of the following ports is the deepest landlocked and well protected port along the east coast? So east coast में it is going to be your Visakhapatnam which is also known as Vizag port. और एक और चीज़ का ध्यान रखिए, port areas and the names of the ports are very very important for your map based questions. So please pay little more attention on this. Please have a look at where Paradip port is located, where is Chennai, where is Tuticorin port. This will give you a better idea about the major ports of India, which is very very important segment. So with this we will end the lesson. We have done all the important questions. Any doubts, put it in the comment box. We'll take it up. Thank you so much for listening to me. All the very best and I'll see you with the next slides. Bye bye and take care.